मनोज ने 55% से बीए पास कर लिया। इंग्लिश लिटरेचर में हमेशा की तरह पासिंग मार्क्स आए। उसने अपनी डायरी में लिखा, अब मुझे पीएससी के मैदान में कूदना है। मैं पीली कोठी में रहकर कड़ी मेहनत करना चाहता हूँ। तैयारी पूरी न होने के बावजूद उसने बीए पास होते ही अनुभव के लिए पीएससी का फॉर्म भर दिया। प्रीलिम्स परीक्षा का केंद्र नई सड़क पर माधव कॉलेज में था। इतिहास का पहला पेपर होने के बाद सामान्य अध्ययन के अगले पेपर में 2 घंटे के गैप के कारण वह चबूतरे पर बैठकर किताब पढ़ रहा था। तभी एक लड़के ने मनोज के पास आकर उससे हाथ मिलाते हुए अपना परिचय दिया। हेलो, मैं विक्रमादित्य पांडे। आप मुझे सिर्फ पांडे ही कहें तो आपको सुविधा रहेगी। मनोज ने भी मुस्कुराकर अपना परिचय दिया। पांडे ने पूछा, पेपर कैसा रहा? फिर बिना मनोज का कोई जवाब सुने खुद ही बोलने लगा। वैसे तो परीक्षा हॉल के बाहर निकलते ही सभी के 100 में से 90 प्रश्न सही होते हैं, पर जैसे जैसे उन प्रश्नों को किताब से चेक करते हैं सही उत्तर कम होने लगते हैं। फिर पांडे ने उसे एक दृश्य दिखाया जिसमें एक लड़का किसी दूसरे लड़के का पेपर चेक कर रहा था। पेपर चेक करते समय वह लड़का बेदर्दी से सामने वाले के उत्तरों पर क्रॉस लगा रहा था और कहता जा रहा था, तुम्हें यह भी नहीं आता? इतना सरल प्रश्न गलत कर दिया। यह तो मुझसे सोते समय भी पूछ लेते। इसका ए उत्तर नहीं बल्कि सी है। मुश्किल है भाई इस बार तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर होना। आओ कभी, तुम्हें यदि गाइडेंस चाहिए तो मेरे कमरे पे। पांडे ने उस लड़के को आवाज लगाई, गुप्ता इते आओ, कैसे गओ पेपर? गुप्ता बुंदेलखंड का था, इसलिए पांडे ने उससे बुंदेलखंडी में बात की। गुप्ता आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसका यह आत्मविश्वास पिछले साल प्रीलिम्स पास करने के कारण अधिक था। बहुत बढ़िया गो धासु, जे समझो कि फाड़ दो। गुप्ता ने मनोज से हाथ मिलाते हुए कहा, मैं मोहन गुप्ता। पिछली बार मेरी प्रीलिम्स क्लियर हो गई थी, वो तो कुछ नंबरों से मेंस रह गई, नहीं तो आज मैं कहीं डिप्टी कलेक्टर होता। गुप्ता का बड़बोलापन पांडे को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, पुरानी कहानी छोड़ो गुप्ता, आज के पेपर के बारे में बताओ। 100 में से 90 सही हैं, 10 में डाउट है, गुप्ता ने जोश में कहा। पांडे ने गुप्ता के हाथ से उसका पेपर लेकर उसे जांचते हुए कहना शुरू किया, गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने नहीं की थी, श्रीगुप्त ने की थी। ये गलत हो गया, तुम सही मान रहे थे। लो, एक और गलत हो गया। सल्तनत काल में लौह और रक्त की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं चलाई थी, बलबन ने चलाई थी। वहीं बैठे बैठे पांडे ने गुप्ता के 15 प्रश्न गलत कर दिए, लेकिन अपने प्रश्न गलत देखकर भी गुप्ता उन्हें गलत नहीं मान रहा था। उसने पांडे से पेपर छीना और बोला, कमरा पे जाके चेक करेंगे। तुम्हारी बात क्यों माने, ये सब गलत नहीं है, फिर भी इन्हें हम डाउट में डाल देते हैं। गुप्ता चला गया। पांडे ने गुप्ता के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हुए मनोज से कहा, थोता चना बाजे घना। मनोज को पांडे की बातों में अब रस आने लगा। उसने पांडे को अपने कमरे का एड्रेस दे दिया। उसे उम्मीद थी कि पांडे पढ़ाई में साथ देने वाला बढ़िया स्टूडेंट हो सकता है। पांडे के घर से मनोज का कमरा ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए पांडे हर दूसरे तीसरे दिन उसके कमरे पर जाने लगा। दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। मनोज के पिता अभी भी सस्पेंड थे। उस पर उन्होंने कंगाली में आटा गीला कर दिया। सस्पेंशन के बाद उन्हें डिंडोरी से झाबुआ अटैच कर दिया गया था, पर पिता ने इस अटैचमेंट को अपना सम्मान के विरुद्ध माना और वह झाबुआ नहीं गए। अब उन्हें आधी तनख्वाह मिलना भी बंद हो गई। आर्थिक समस्या विकराल हो गई। मनोज को अब महीने के 1000 रुपए मिलने भी बंद हो गए। पीएससी की पढ़ाई के शुरुआती दौर में ही उसका सामना भीषण आर्थिक संकट से हो गया। आगे की पीएससी की तैयारी के लिए मनोज पीली कोठी में शिफ्ट होने के ख्वाब देख रहा था, पर बिना पैसे के ग्वालियर में ही रहना असंभव लग रहा था। पीली कोठी में रहने के लिए कम से कम महीने के 1000 रुपए जरूरी थे, पर मनोज को घर से रुपए की अब कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस आर्थिक संकट को कोसने और दुखी होने की जगह मनोज ने उससे जूझने का संकल्प लिया।
उसने यह तय किया कि वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर इतने पैसे कमाएगा कि पीली कोठी में कमरा लेकर पढ़ाई कर सके। एक दिन पांडे मनोज के कमरे पर आया। पिता के सस्पेंशन और बढ़ते आर्थिक संकट से चिंतित मनोज ने पांडे को अपने पिता के संघर्ष और उनके सस्पेंशन की कहानी सुनाई। कहानी सुनाते समय वह अपने पिता को एक हीरो के तौर पर प्रस्तुत कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि पांडे उसके पिता की महानता की प्रशंसा करेगा और ऐसे महान पिता के पुत्र के नाते उसका सम्मान पांडे की नज़र में भी बढ़ जाएगा। पर पांडे ने पूरी कहानी सुनकर कहा, आपके पिता अपने अहंकार में अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। उन्हें अपने परिवार और बच्चों को छोड़ सबकी चिंता है। वे दूसरों को घटिया और खुद को श्रेष्ठ मानने वाले भ्रमित व्यक्ति हैं। मेरा विचार है कि आपको उनसे मदद की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उम्मीद के विपरीत पांडे द्वारा किया गया पिता का चरित्र चित्रण मनोज को पसंद नहीं आया। उसने पांडे से कहा, पांडे, तुम अभी नहीं जानते कि ईमानदारी के रास्ते में कितने संकट आते हैं। मेरे पिता खरा सोना है, एकदम ईमानदार। उसकी बात सुनकर पांडे के चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी तैर गई, पर उसने मनोज से कुछ कहा नहीं। अगले दिन मनोज ने पास की रतन कॉलोनी में एक घर खटखटाकर घंटी बजाकर ट्यूशन के बारे में पूछा। 3-4 महिलाओं ने तो मना कर दिया कि उनके घर बच्चे नहीं हैं। एक महिला ने कहा कि उसका बच्चा क्लास 10th में है, उसे केवल गणित और फिजिक्स के टीचर की ज़रूरत है। गणित और फिजिक्स मनोज के बस की बात नहीं थी। एक महिला ने कहा कि उसके बच्चे 7th क्लास में हैं, पर वे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं। वह पूरा सिलेबस इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा सकता था। कई दिनों तक घर घर जाकर ट्यूशन मांगने के बावजूद उसे एक भी ट्यूशन नहीं मिला। मनोज को अब अपने ऊपर गुस्सा आने लगा। उसे अपनी क्षमताओं पर ही संदेह होने लगा। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं खुद को कितना होशियार मानता था, पर आज समझ आ गया कि मैं कितना अयोग्य हूँ। मुझे कोई हक नहीं इतने बड़े सपने देखने का। मैं व्यर्थ ही दीप सर के बराबर अपने आप को मान रहा था। जब मैं 100 रुपए का ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता तो पीएससी में क्या खाक सफल होऊंगा। मनोज मानसिक और शारीरिक थकान महसूस करने लगा। उसे बुखार आ गया। शाम हो चुकी थी। वह अपनी छत पर निराश बैठा सूनी आंखों से आसमान ताक रहा था। उसकी डायरी पास ही रखी थी। तभी पांडे आ गया। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ पांडे का स्वागत किया। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। पांडे ने उसकी डायरी उठाई और अंतिम पेज पढ़ने लगा। डायरी पढ़ने के कुछ देर बाद उसने केवल इतना कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, आज खिचड़ी बनाकर खा लेना। पांडे जब मनोज की डायरी पढ़ रहा था तब उसे लगा कि पांडे उसके कष्ट को समझ रहा है, पर जब पांडे से खिचड़ी बनाकर खाने की सलाह देकर चला गया तो वह समझ गया कि शहर के लड़कों में संवेदनाएं नहीं होती। इन्हें किसी के दुख से कोई मतलब नहीं होता। उसके दूसरे दोस्त भी बीए के बाद उसके संपर्क में नहीं थे। वह ग्वालियर में अब एकदम अकेला पड़ गया था। सुबह मनोज का बुखार बढ़ गया। उसके पास डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। पूरा दिन वह बुखार में तपता रहा। अगले दिन दोपहर तक जब बुखार नहीं उतरा तो वह डॉक्टर जैन के क्लिनिक पर चला गया। डॉक्टर के सामने बैठकर उसने सबसे पहले कहा, सर, मेरे पास आपकी फीस देने को पैसा नहीं है। उसे लगा कि उसकी सच्चाई और दुख से डॉक्टर उसे बिना फीस के दवा दे देगा, पर डॉक्टर सावित्री भोजनालय के युवा मालिक जैसा भावुक और सरल नहीं था। डॉक्टर ने उसे अपने क्लिनिक से भगा दिया। मनोज डॉक्टर के व्यवहार से अंदर तक हिल गया। वह सोचता रहा कि कैसे कोई डॉक्टर जैसे पवित्र व्यवसाय करके भी इतना कठोर हो सकता है। उसके पास अब अपने गांव जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इसलिए वह घोसीपुरा नैरो गेज रेलवे स्टेशन पहुंचा और बिना टिकट छोटी ट्रेन में बैठ गया। फिर उसे याद नहीं रहा कि वह किस बेहोशी की अवस्था में ट्रेन में 3 घंटे बैठा रहा और कैसे अपने गांव पहुंच गया। गांव में कुछ दिन रहने के बाद मनोज की तबीयत ठीक हो गई। माँ ने उससे एक दिन कहा, बेटा तू अब ग्वालियर चलो जा, पढ़ाई पे ध्यान दे बे।
पैसों तो ना है, पंडित कालीचरण के पैसे भी देने हैं। तेयो बाप बहाल हो जाए तो कछु काम बने। जे 500 रुपए मुंह पे धरे हैं तू रख ले। माँ की जीवटता और बेबसी पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने ग्वालियर जाने से पहले राकेश को अपने घर की मजबूरी बताई। राकेश ने उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहा, मनोज, कुछ भी हो जाए तो अपनी पढ़ाई ना छोड़ियो। हमेशा ऐसे ही दिन ना रहेंगे, ये कठिनाइयां ही तुझे आगे बढ़ावेंगी। मनोज के मन में राकेश के प्रति अचानक प्यार फूट पड़ा। उसने महसूस किया कि राकेश में और शहर के दोस्तों में कितना अंतर है। राकेश उसकी समस्याओं से कितना चिंतित हो जाता है, जबकि पांडे उसकी समस्याओं से उदासीन ही रहता है। इतना सोचकर राकेश को उसने गले लगा लिया। इस बार मनोज यह संकल्प लेकर ग्वालियर आया कि चाहे कुछ हो जाए वह जरूर कोई नौकरी ढूंढेगा और पीली कोठी में कमरा लेकर बहुत पढ़ाई करेगा, जिससे अगले 1 ही साल में तैयारी के बाद पीएससी में फाइनल सिलेक्शन लेगा। मनोज को ग्वालियर आए हुए 2 दिन हो गए। इस बार उसने कुछ प्राइवेट स्कूलों में नौकरी ढूंढी, पर कहीं भी उसे नौकरी नहीं मिली। बिना पैसे के वह आगे ग्वालियर में पीएससी की तैयारी कैसे करेगा, उसे समझ नहीं आ रहा था। शाम को पांडे उसके कमरे पर आया। उसने आते ही मनोज से कहा, चलो तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए एक नौकरी ढूंढ ली है। मनोज जिस चिंता में डूबा हुआ था, उसे पांडे एक झटके से खत्म कर देगा ऐसी उसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन पांडे ने उसकी उम्मीद से उलट काम कर दिया था। दोनों अपनी अपनी साइकिल से जीवाजीगंज में पीजीवी कॉलेज की गली की ओर चल दिए। एक मकान के सामने दोनों ने दीवार से अपनी साइकिल टिका दी। दरवाजे पर लगी नेम प्लेट पर लिखा था, रजनीश त्यागी। मनोज को याद आया कि ये तो विवेकानंद केंद्र के त्यागी जी हैं। त्यागी जी से केंद्र में वह बहुत प्रभावित हुआ था। त्यागी जी सफेद धोती कुर्ता पहने अपने पलंग पर बैठे हुए थे। जोरदार ठहाका लगाते उन्होंने कहा, आइए आइए। मनोज को देखकर त्यागी जी ने कहा, आप तो विवेकानंद केंद्र के युवा प्रेरणा शिविर में थे। मनोज को संतुष्टि मिली कि उसे त्यागी जी ने पहचान लिया। त्यागी जी ने पांडे से कहा, यह तो बड़ा तेजस्वी युवक है। केंद्र के शिविर में इन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी का पुरस्कार मिला था। त्यागी जी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मनोज के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। पर पांडे ने त्यागी जी से कहा, इन्हीं तेजस्वी युवक के लिए नौकरी चाहिए। इनके पिता इनसे भी ज्यादा तेजस्वी हैं। वे दुनिया को बदलने का महान काम कर रहे हैं, इसलिए परिवार पर ध्यान नहीं दे पाते। तेजस्वियों के परिवार से आते हैं मनोज जी। त्यागी जी पांडे का व्यंग सुनकर जोरदार ठहाका लगाते हुए बोले, तेजस्वी तो तुम भी कम नहीं हो पांडे। मनोज ने महसूस किया कि त्यागी जी के आसपास कितना खुशनुमा और आनंद से भरा वातावरण रहता है। दुख और तनाव तो जैसे त्यागी जी के सामने ठहर ही नहीं पाते, केवल हंसी ठहाकों का माहौल रहता है। नौकरी क्या है, साहित्य सभा की लाइब्रेरी संभालना है, दौलतगंज में है। सुबह शाम 2-2 घंटे 300 रुपए मिलेंगे। मनोज चाहे तो लाइब्रेरी में रह भी सकता है, त्यागी जी ने कहा। मनोज को त्यागी जी का प्रस्ताव सुनकर लगा कि उसकी उम्मीदों में फिर से जान आ गई है। यद्यपि वह 300 रुपए में पीली कोठी में रहकर पढ़ाई नहीं कर सकता था, लेकिन उसे अपने पैर ग्वालियर में जमाने का मौका मिल गया। लाइब्रेरी में रहने और नौकरी करने से उसे पीएससी की पढ़ाई छोड़कर गांव वापस नहीं जाना पड़ेगा। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। त्यागी जी ने मनोज से पूछा, तुम्हारा बीए का रिजल्ट कैसा रहा? त्यागी जी के प्रश्न से मनोज अचानक अपने विचारों से बाहर आया। उसे त्यागी जी के सामने अपने आप को योग्य सिद्ध करने का मौका मिल गया। उसने ब्रेड का टुकड़ा मुंह में रखते हुए त्यागी जी से कहा, अच्छा रहा सर, 62% आए हैं। वह भूल गया कि उसने पांडे को 55 बताए थे। पांडे ने सुना तो उसने मनोज से पूछा, मनोज जी, जहाँ तक मुझे याद है आपने 55% बताए थे, क्या मैं सही हूँ? मनोज ने तो त्यागी जी को प्रभावित करने के लिए 2nd डिवीजन को 1st डिवीजन में बदला था। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि पांडे उसके झूठ को त्यागी जी के सामने उजागर कर देगा,
लेकिन पांडे उसकी पोल खोलकर माहौल बिगाड़ रहा था। ब्रेड का टुकड़ा उसके गले में अटक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पांडे को क्या जवाब दे। लेकिन चतुर मनोज ने तुरंत विषय बदला। स्वामी विवेकानंद पर आपका भाषण मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन पांडे ने मनोज की सच्चाई को त्यागी जी के सामने प्रकट करने का पूरा मन बना लिया था। उसने सीधे सीधे मनोज से ही पूछ लिया, मनोज जी, विवेकानंद को छोड़िए, ये बताइए कि बीए में आपके कितने परसेंट थे। मनोज ने पूर्व में भी इस तरह के सफल झूठ से लोगों की नजरों में सम्मान प्राप्त किया था, पर आज उसका दांव उल्टा पड़ गया। अपनी चोरी पकड़ी जाने के कारण वह अपनी नजरें चुरा रहा था। इस उलझ चुके धागे का सिरा त्यागी जी ने पकड़ा। वे समझ गए कि मनोज ने उनकी नजर में योग्य बनने के प्रयत्न में झूठ बोला है। त्यागी जी को इस झूठ में कुछ भी गलत नहीं लगा। वह इसे गांव की कमजोर माहौल से शहर में अपना स्थान बनाने आए लड़के का सामान्य मनोविज्ञान मान रहे थे। त्यागी जी ने अपने अनुभव से मनोज को अपराध बोध से मुक्त करने की कोशिश की। मेरी तो एमए इंग्लिश में 3rd डिवीजन आई थी, पर लोग मानने को तैयार नहीं होते थे। मैं भी नहीं कहता था कि 3rd डिवीजन पास हूँ। मेरे कुछ अति उत्साही प्रेमी तो मुझे पीएचडी मानकर डॉक्टर डॉक्टर कहते थे। मैंने पीएचडी तो क्या एमफिल तक नहीं की, पर लोग मानते हैं तो मानते रहे, मैं भी मना नहीं करता। मनोज का तनाव त्यागी जी की समझ और विनोदी प्रवृत्ति ने हल्का कर दिया। दोनों अपने अपने घर को चल दिए। रास्ते में मनोज ने पांडे से गुस्से में कहा, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, तुमने मुझे आज बहुत बेइज्जत किया। पांडे कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, यह बहुत जरूरी था। जीवन में अब कभी भी तुम्हारे परसेंट से तुम्हारे व्यक्तित्व और तुम्हारी योग्यता का आकलन नहीं होगा। इसलिए अपनी पुरानी कमजोरियों को झूठ के सहारे छुपाने के स्थान पर सच्चाई के साथ उनका सामना करो। मनोज पांडे का चेहरा देखता रहा, फिर दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। मनोज के पास सामान के नाम पर एक सूटकेस, बाल्टी, कुछ किताबें और एक गद्दा था। वह एक तांगे में अपना सामान रखकर दौलतगंज स्थित साहित्य सभा की लाइब्रेरी पहुंच गया। सामने 100 साल पुरानी बिल्डिंग थी, जिसके भूतल पर टिम्बर की दुकानें थीं और प्रथम तल पर साहित्य सभा का बोर्ड लगा था। गोल चक्करदार सीढ़ियों से वह अपना सामान लिए सभा की लाइब्रेरी में पहुंच गया। इस बड़े हॉल में चारों तरफ किताबों से भरी अलमारियां, बीच में पाठकों को पढ़ने के लिए टेबल और बेंच, काव्य सम्मेलन और दूसरे साहित्यिक कार्यक्रम के लिए 2 तख्त का छोटा सा मंच के पास में लेक्चर डेस्क और माइक रखा था। लाइब्रेरी की दीवारों पर देश के तमाम बड़े साहित्यकारों और महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई थी। मनोज ने रात को सोने के लिए मंच को ही अपना बिस्तर बना लिया। सुबह शाम 2 घंटे लाइब्रेरी में लोग पढ़ने आते थे। बाकी समय वह लाइब्रेरी में अकेला ही रहता। इस अकेलेपन को दूर करने का काम उसके लिए लाइब्रेरी की किताबें करती थी। उसने लाइब्रेरी की किताबें पढ़नी शुरू कर दी। उसने अब्राहम लिंकन, थॉमस अल्वा एडिसन, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तेंजिंग नोर्गे जैसे कई जुझारू लोगों की जीवनियां पढ़ डाली। अब्राहम लिंकन के गरीबी के दिनों के संघर्ष ने उसे बहुत प्रभावित किया। यहाँ तक कि उसने लिंकन को अपना हीरो मानते हुए उन जैसा दिखने के उद्देश्य से अपनी पतली दाढ़ी न कटवाने का फैसला ले लिया। मनोज ने अपनी तनख्वाह के 300 रुपये भोजनालय में जमा कर दिए। उसके रहने, खाने और पढ़ने का इंतजाम हो गया। महीने में 2 बार शाम को लाइब्रेरी में काव्य गोष्ठी होती, जिसमें शहर के कवि साहित्यकार इकट्ठा होते। सामाजिक साहित्यिक विषय पर परिचर्चा का आयोजन भी होता। मनोज को इन आयोजनों की जिम्मेदारी भी निभानी होती थी। फर्श बिछाने और माइक लगाने जैसे काम भी उसे ही करने पड़ते थे। मनोज ध्यान से विद्वानों के भाषण सुनता। उसकी इच्छा होती कि वह भी मंच से भाषण दे या अपनी लिखी कोई कविता सुनाए, पर मनोज को मौका नहीं मिलता। उसे मंच पर खड़े होकर बोलना एक अद्भुत और दैवीय काम लगता।
जब सभा का कार्यक्रम समाप्त हो जाता और सभा में कोई नहीं होता, तब मनोज माइक चालू करके भाषण देने का अकेले अभ्यास करता। अपने विचार उस विषय पर देता जो कुछ देर पहले परिचर्चा में विद्वानों ने उठाए थे। खाली हॉल में उसे सुनने वाला कोई नहीं होता, पर वह कल्पना करता कि सामने श्रोता बैठे हैं। इस तरह वह अपना ज्ञान बढ़ाने और बोलने का अभ्यास करता रहता। एक रात काव्य सम्मेलन के बाद एक कवि लाइब्रेरी में ही रुक गए। कवि की बस सुबह थी। सुबह कवि ने नहाने के बाद मनोज से कहा, क्या आपके पास बालों में लगाने के लिए तेल मिलेगा? तेल नहीं है, मनोज ने संकोच से कहा। कवि निराश हुए, पर उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। कोई बात नहीं, कंघा ही दे दो, बिना तेल के ही बाल बना लूंगा। मनोज के पास कंघा भी नहीं था। फिर उसने संकोच से कहा, कंघा भी नहीं है? पर कवि ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी फरमाइश को बदलकर फिर से कहा, कैसे लड़के हो भाई तुम? चलो शीशा ही दे दो, अपनी शक्ल ही देख लूं एक बार। शीशा भी नहीं है, मनोज ने फिर वही उत्तर दिया। कवि को अब मनोज को देखकर आश्चर्य हो रहा था। उसने मनोज के उम्र के कई लड़के देखे थे जो सुंदर दिखने और फैशन करने के दीवाने रहते थे। कवि ने कहा, जिस उम्र में लड़के नए नए फैशन करते हैं, उस उम्र में तुम यह तपस्या क्यों कर रहे हो? मैं पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। पढ़ाई के खर्च के लिए यहाँ नौकरी करता हूँ। तेल कंघे की जरूरत ही नहीं पड़ती। 1 साल से तो मैंने अपनी शक्ल ही आईने में नहीं देखी। एक छुपा हुआ गर्व उसकी आवाज में झलक आया था। अपनी बात पूरी करके उसने कवि का थैला उठा लिया और उन्हें टेम्पो में बिठाने जाने लगा। कवि ने टेम्पो में बैठते हुए मनोज को आशीर्वाद दिया, तुम जरूर सफल होगे बेटा। वापस जाते कवि की आंखें गीली थी। उसमें कोई सरल कविता झिलमिला रही थी।